हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पे। मेरा नाम है विकास और हिंदी साहित्य से जुड़ा जो सबसे बड़ा विवाद है, ठीक है, नामकरण और कालक्रम को लेके आज हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि क्रमागत रूप से हमने विभिन्न विषयों को अभी तक कवर किया, ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को शुरू से लेके अभी तक हमने सभी पॉइंट्स पे डिस्कस किया। आज हम उसका पटाक्षेप करेंगे कि फाइनली जो कालक्रम और नामकरण को लेके विवाद था उसका अंत क्या हुआ। शुरुआत भी देखेंगे और अंत भी देखेंगे। खैर, बात की जाए हिंदी साहित्य की तो हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी 31 मई से नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। इसकी डेट अभी 27 मई थी, लेकिन इसकी जो डेट है वो 31 मई कर दी गई, क्योंकि इतने ज़्यादा एडमिशन्स आ रहे थे, इतने ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें वो ब्रैकेट बढ़ाना पड़ा। तो 31 मई से नया बैच शुरू है, ठीक है, 31 मई से नया बैच शुरू है। और हिंदी साहित्य के इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके, ठीक है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप ये बैच ले सकते हैं मात्र 15,999 में। बैच के साथ खास बात क्या है कि जो डिटेल में मैं क्लास नोट्स देता हूं, ठीक है, जो बोर्ड पे लिखता हूं, जो पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो तो मिलता ही है। उसके साथ में उसी क्लास की हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिलेगी, मतलब आपको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। साथ में आपको उसी टॉपिक का जो डिटेल क्रक्स रहता है, ठीक है, जो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है मेरे द्वारा ही, वो आपको उसका क्रक्स मिलेगा। साथ ही हर टॉपिक के खत्म होने के बाद उससे जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं, करवाता हूं और करता भी हूं। और आपके जो उत्तर आते हैं मेरे मेल पे, उसमें वर्तनी, वाक्य, सभी शुद्धियों अशुद्धियों की बात की जाती है। साथ ही जो जिसे कहते हैं ना कि बिगर सेक्शन खत्म होने के बाद प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज प्रॉपर होगी। और उस टेस्ट सीरीज के साथ खास बात क्या होगी कि उसमें 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और 4 सेक्शनल टेस्ट होंगे। तो ये तरीका रहेगा। और उसके अलावा जो 1-to-1 मेंटोरिंग गाइडिंग जो मैं दूंगा वो तो दूंगा ही। तो ये सिलेबस की इस कोर्स की खास बात है। तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप 15,999 में इस बैच से जुड़ सकते हैं। 31 मई से कक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो देर नहीं करना है, ठीक है, देर नहीं करना है, ठीक है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ये बेस यानी कि बुनियाद निर्धारित करता है हिंदी साहित्य के इतिहास की। बुनियाद निर्धारित करता है। बुनियाद किससे बनी जाती है कि किस काल में क्या लिखा गया, उस काल का नाम क्या है। तो दोनों तरीके के जो एस्पेक्ट्स हैं ना, वो आज के क्लास में हम कवर करेंगे और उस विवाद पे बात करेंगे। देखेंगे विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या मत दिए, ठीक है। बहुत सारे विद्वानों को तो हमने कवर नहीं किया है, पर जो मुख्य थे, जैसे कि हम इसमें ग्रियर्सन की बात करेंगे, हम मिश्र बंधु की बात करेंगे, हम आचार्य शुक्ल की बात करेंगे, आचार्य द्विवेदी की बात करेंगे, राम कुमार वर्मा जी की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सर्वसम्मत तरीके से जो एक फाइनल हुआ हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। कुछ और विद्वान थे जिनकी बात इसमें वैसे की जानी चाहिए थी, लेकिन वो बहुत विस्तार वीडियो हो जाता। जब हमारी कक्षाएं चलती हैं तो डिटेल में मैं उनकी बात करता हूं, तो बिल्कुल घबराना नहीं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो नामकरण किस आधार पर किया जाए, ठीक है। काल विभाजन या नामकरण किस आधार पर किया जाए। तो अगर आप बात करें हिंदी साहित्य की, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, कि आप किस चीज को देखेंगे। जैसे सपोज करिए कि उस समय का जो सामाजिक वातावरण था, ठीक है, या हम इसको अगर और बेटर शब्दों में कहें तो सामाजिक पृष्ठभूमि कहना ज्यादा बेटर होगा। सामाजिक पृष्ठभूमि, ठीक है, या हम उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि पे बात करेंगे, आर्थिक पृष्ठभूमि पे बात करेंगे, या हम धार्मिक पृष्ठभूमि पे बात करेंगे, ठीक है, या हम उस समय के जो शासक थे, शासकों की जो पृष्ठभूमि थी, उस आधार पे हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है, या जो उस समय काव्य रचे गए, ठीक है। तो काव्य कहना से बेटर है, मुझे लगता है साहित्य कहना ज्यादा सही है, ठीक है। तो उस समय के जो साहित्य रचे गए, ठीक है, तो साहित्यों के जो प्रकार थे हम उस हिसाब से उसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं द्वंद्व आता है, ये द्वंद्व कहीं ना कहीं आता है और इसी द्वंद्व को ही स्पष्ट करने के लिए आज की ये कक्षा है, ठीक है। इस द्वंद्व में आप न फंसें, इस द्वंद्व पे आप न फंसें, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश रहेगी कि आज की इस क्लास के बाद आपके जो द्वंद्व हैं इससे जुड़े सभी द्वंद्व हो जाएं क्या, क्लियर हो जाए, ठीक है, सभी द्वंद्व क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं।
तो ये है जो मोस्टली आपको कंफ्यूजन होता है कि किस आधार पे वर्गीकरण किया जाए। और भी आते हैं वर्गीकरण के, और भी प्रकार हैं। जैसे कोई धारा बहुत ज्यादा स्पेशल होगी तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है, बात करते हैं अगर इसकी। तो ये प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न आके उसके आगे की बात अगर देखी जाए तो काल विभाजन नामकरण पे देखिए क्या चीज होती है। कई बार धार्मिकता की बात हो जाती है, श्रृंगारकता की बात हो जाती है, वीरता की बात हो जाती है। तो एक वो कहावत है ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, नीचे लिखा भी है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो समाज के हिसाब से साहित्य के नाम का निर्धारण या साहित्य के काल का निर्धारण इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप देखेंगे कि विभिन्न कालों में समाज के हिसाब से भी कालों का नामकरण और विभाजन किया गया है, ठीक है। तो यही वो बात है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में देखेंगे कि किस किस स्तर पे विभिन्न साहित्यकारों ने इतिहास का वर्गीकरण किया, साहित्य इतिहास का वर्गीकरण किया, ठीक है। खैर, डॉक्टर नगेंद्र की पंक्ति है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने से हमें यह समझ में आएगा कि क्या दिमाग में चलता है साहित्यकारों के जब वे इतिहास को, खासकर हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जनजीवन की प्रवृत्तियों व रीति आदर्शों की समानता के आधार पर सामाजिक इतिहास का काल विभाजन होता है। तो क्या, प्रवृत्तियों व रीति आदर्शों के आधार पर, ठीक है, और राजनीतिक परिस्थितियों की समानता राजनीतिक इतिहास के काल विभाजन का आधार बनती है। इसी प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का जो क्या कहते हैं साम्य या वैषम्य होता है, वो साहित्य के इतिहास काल के विभाजन का आधार हो सकता है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। हम और भी स्पेसिफिक प्रवृत्तियों की बात करेंगे, आप देखेंगे जब डिवीजन होता जाएगा तो ये और ज्यादा आता जाएगा, ठीक है। अब जैसे सबसे पहली बात ग्रियर्सन की बात करें, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है, उसमें जो उन्होंने वर्गीकरण किया उसको देखना और उसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप जब देखेंगे ना तो इसमें सभी एस्पेक्ट्स आपको दिखेंगे जो बाद में विभिन्न कवियों ने स्पेसिफिक तौर पे इस्तेमाल किए, इन्होंने कंबाइंड समग्र रूप से इस्तेमाल किए थे, ठीक है। क्या था, पहले जो काल था उसमें उन्होंने चारण काल कहा, जिसको उन्होंने 700 से 1300 माना, ठीक है। अब ये जो 700 से 1300 मानने के पीछे कहीं ना कहीं जो सिद्ध साहित्य था और उनके जो शुरुआती कवि हैं जिनको सरहपा कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं सरहपा के ओरिजिन के लेके या उस सरहपा के ओरिजिन को लेके जो कंफ्यूजन हुआ उसके तहत कहीं ना कहीं उन्होंने 700 माना। आगे आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं डॉक्टर राम कुमार जो वर्मा थे उन्होंने भी ये जो 700 वाला जो इतिहास था इसको माना, ठीक है। ईसवीं सदी में 700 से 1300 को उन्होंने चारण काल माना, ठीक है। उसके बाद 15वीं जो शताब्दी थी उन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण काल माना। उसके बाद जायसी के प्रेम कविता काल अगला उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने ब्रज के कृष्ण संप्रदाय के काल को डिफाइन किया। देन उन्होंने मुगल दरबार के साहित्य को डिफाइन किया। फिर उन्होंने तुलसीदास के साहित्य को स्पेसिफिक लिखा। फिर उन्होंने रीति काव्य की बात की, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवियों की बात की, 18वीं शताब्दी के साहित्य के बात की, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान की बात की और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान की बात की। तो उनका जो साहित्य था, खास बात यह थी कि अंग्रेजी में लिखी थी, लेकिन उससे भी खास बात क्या थी कि पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम के हिसाब से रखा, कालक्रम के हिसाब से लिखा और कहीं ना कहीं ये तार्किक और साइंटिफिक था, ठीक है। जो रॉयल बंगाल सोसाइटी थी उसका तो रोल इसमें बहुत ज्यादा था ही था, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में ग्रियर्सन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये पहली बार किसी साहित्यकार ने तार्किक आधार पे कालक्रम के हिसाब से हिंदी साहित्य को बांटा। आप देख सकते हो कि बड़ा मतलब वैविध्य दिखेगा आपको यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं तर्क जो थे वे आगे हावी होते गए और तर्कों के आधार पर विभाजन और बढ़ता गया, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की तो मिश्र बंधु ग्रियर्सन के बाद जो बहुत जिसे कहते हैं कि संभवतः बहुत विशाल स्तर पे जो प्रयास किया गया वो मिश्र बंधुओं का था, जिसमें लगभग 5000 कवि शामिल थे। और कहीं ना कहीं जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसमें किए गए रिसर्च भी मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य में जोड़े या साहित्य इतिहास लेखन में जोड़े। और इस प्रकार से बहुत विशाल जो कवित्व था ना, हमको बहुत विशाल कवियों का समूह देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले उन्होंने प्रारंभिक काल, फिर उन्होंने माध्यमिक काल, फिर उन्होंने अलंकृत काल, इन तीनों कालों का जो डिवीजन है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद परिवर्तन काल और वर्तमान काल, ये 5 कालों में उसको उन्होंने डिवीजन किया। तो प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। इसमें अलंकृत काल पे आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए, बाकियों को डिस्कशन जो करेंगे क्योंकि बहुत ही साधारण से प्रारंभिक, माध्यमिक, परिवर्तन, वर्तमान। अलंकृत काल इसलिए क्योंकि ये वो काल था जो बाद में रीति काल के नाम से जाना गया, जिसमें बिहारी जैसे कवि थे और अलंकरण यानी कि अलंकारों का प्रयोग बहुत ज्यादा था। आप अगर आप बिहारी को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जो आप
विभिन्न अलंकारों में जो उदाहरण देते हैं ना, उसमें अधिकतर उदाहरण जो आपको मिलेंगे वो बिहारी के मिलेंगे। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए, इसमें मिल जाएगा। तो ये इनका डिवीजन है। लेकिन इसमें आप खास कर देखिएगा कि परिवर्तन काल का समय इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 1890 से 1925 विक्रमी संवत बोला, विक्रमी संवत बोला। और फिर जब मैं विक्रमी संवत बोलता हूं तो मैं क्या बताता हूं कि आपको हमेशा ही याद होना चाहिए कि विक्रमी संवत और जो ईसवी सन की बात करते हैं उसमें जो 57 वर्षों का डिफरेंस है वो याद रखना है। जोड़ना है घटाना कमेंट बॉक्स में बताइए, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल जी ने भी विक्रमी संवत का ही प्रयोग किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1926 से, एक मिनट, बात की जाए तो 1926 विक्रमी संवत से अब तक के काल को उन्होंने वर्तमान काल कहा, तो ये इसके लिए साथ होगा, इसको उन्होंने 1926 से आगे का बोला। तो जो परिवर्तन काल है वो 1890 से 1925 और 1926 से जो अद्यतन है उसको उन्होंने वर्तमान काल बोला। तो कहीं ना कहीं अगर आप बाद में इतिहास का जो वर्गीकरण देखेंगे, साहित्य के इतिहास का, तो कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि क्लोजेस्ट था शुरुआती तौर पे। क्योंकि ग्रियर्सन ने तो बहुत विस्तार से व्याख्या की थी, पता नहीं कितने कितने अवयवों को उन्होंने ले लिया था वहां पे। लेकिन जब आप बात करेंगे मिश्र बंधु की, तो ये काफी क्लोज था। हालांकि ये और स्पेसिफिक होता गया जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं के बाद में जाहिर सी बात है अगली बात आएगी, मिश्र बंधुओं के बाद जो अगला आएगा वो, एक मिनट, हाँ, ये मैं उसकी बात कर रहा था जो उन्होंने शुरुआती जो 3 कालों की बात हमने यहाँ पे की थी कि प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल, इसको भी इन्होंने बांटा। प्रारंभिक काल को इन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल में बांटा। माध्यमिक काल को इन्होंने पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में बांटा। लेकिन उसके बाद जो था अलंकृत काल को भी पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल में बांटा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो 5 डिवीजन थे उसमें 3 और जुड़े, यानी टोटल 8 डिवीजन थे। मतलब अगर सब डिवीजन को गिन लिया जाए तो 8 थे। हालांकि एक और काल है, ठीक है, उसको अनिश्चित काल के तौर पर कई साहित्यकार लिखते हैं। लिखित रूप से इसका ज्यादा प्रयोग दिखता है आपको, या इसका ज्यादा उपयोग दिखता है, या ये ज्यादा आपको लिखित तौर पे मिलता है। ठीक है, तो अगर यहां पे देखा जाए, जो इनकी कालों की बात कर ली जाए, तो इसको भी उन्होंने फर्दर 2 में बांटा, इसको भी बांटा और इसको भी 2 में बांटा। ठीक है, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। तो टोटल दिखाया जाए तो 6 + 2 8 डिवीजन में हमको मिश्र बंधुओं का जो साहित्य का इतिहास का वर्णन वो देखने को मिलता है। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की, तो कहीं ना कहीं इसके बाद हम अगला देखते हैं शुक्ल जी का, और शुक्ल जी को बात करेंगे, द्विवेदी जी की बात करेंगे, वर्मा जी की बात करेंगे। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का भी देखेंगे, हम बताना भूल गए, डॉक्टर नगेंद्र का भी देखेंगे। तो बात की जाए शुक्ल जी की, तो शुक्ल जी ने पहले वीर गाथा काल इसे कहा। वीर गाथा काल क्यों कहा अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। उसके बाद अगले काल को उन्होंने भक्ति काल कहा, 1375 से 1700। आप देखिए इसको लेके बहुत स्पेसिफिक थे, वो विक्रमी संवत को लेके बहुत स्पेसिफिक थे। ठीक है, उसके बाद अगले को उन्होंने रीति काल कहा, 1700 से 1900। और अगला जो था उसको गद्य काल, या कई जगह पे ये आधुनिक काल भी दिखता है। ठीक है, दोनों ही इनके साथ ही दिखता है, इसलिए मैंने इसको भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर मोटा माटी देखा जाए तो ये जो 2 काल का इन्होंने विभाजन किया, भक्ति काल और रीति काल, ये नाम जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो है उसमें भी ये शामिल होते हैं। तो भक्ति काल, रीति काल शामिल हुआ, लेकिन वीर गाथा काल जो है वो क्यों शामिल नहीं हुआ, उस प्रश्न पे आने से पहले इन्होंने वीर गाथा काल का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि अगर आप विजयपाल रासो की बात करें, हमीर रासो की बात करें, कीर्तिलता, कीर्त पताका, खुमान रासो, बीसल, पृथ्वीराज, जयचंद्रिका, परमाल रासो, ये वीरता रस से भरे ग्रंथ थे। इनमें कहीं ना कहीं वीरता रस का बहुत ज्यादा परिपाक होता है। वीरता भी किस प्रकार की? व्यक्तिपरक। जो इनके जो कवि थे, उन कवियों ने अपने आश्रयदाता या राजाओं की वीरता पे ये सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्तिपरक वीरता थी उसकी प्रधानता दिखती है, तो इन्होंने पहले को वीरगाथा काल का। और मैंने बताया था कि जो सिद्ध साहित्य था या जो नाथ साहित्य था, कहीं ना कहीं ये उसको साहित्य नहीं मानते थे। अगर उसको साहित्य मानते और समग्रतावादी दृष्टिकोण की बात करते तो इसको वीर काल नाम ना दे, वीरगाथा काल नाम ना देते। लेकिन बात की जाए इनकी, तो हमेशा ही जब हम शुक्ल जी की बात करते हैं तो कुछ खास बात इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, शुक्ल जी का आप इतिहास देखेंगे तो इतिहास लेखन देखेंगे तो ये किसकी किसकी बात करते हैं। ये इनका दृष्टिकोण जो है वो क्या है? युगीन परिस्थिति, एक मिनट, इनका जो है वो युगीन परिस्थितियों की बात करते हैं। ठीक है, युगीन परिस्थितियों की बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप देखा जाए तो प्रत्यक्ष विशेषताएं होती हैं
परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष विशेषताएं होती हैं, इन्होंने उनको ज्यादा फोकस किया है। उसके अलावा जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, हमने जब ये भक्ति काल की बात कर रहे थे तो भक्ति काल के ओरिजिन के लिए इन्होंने म्लेच्छ वाहिनी वाले सिद्धांत की बात की थी, ठीक है, म्लेच्छ वाहिनी के सिद्धांत की बात की थी। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता का जो समग्र वैज्ञानिकता रहती है वो कम दिखती है, युगीन परिस्थितियों पे ज्यादा फोकस देते हैं। इसके अलावा एक और खास बात है, जो युगीन परिस्थितियों को जब इन्होंने देखा तो जो जैसे आपने एक देखा होगा, एक होते हैं मुक्तक ग्रंथ, ठीक है, एक होते हैं प्रबंध। तो कहीं ना कहीं इन्होंने प्रबंध काव्यों को ही श्रेय ज्यादा दिया और मुक्तक काव्यों को इन्होंने कहीं ना कहीं साइड लाइन रखा। तो ये जो कुछ बातें हैं, ये बातें हमें आचार्य शुक्ल के साहित्य में देखने को मिलती हैं और आचार्य शुक्ल ने इन पे ज्यादा जोर दिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आचार्य शुक्ल की। जो इनका जो डिवीजन था, आचार्य शुक्ल का जो डिवीजन था, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान में रख के किया गया था और इन गुणों को जब ध्यान में रख के किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो डिवीजन है उसमें हमको बहुत सारे वेरिएशन भी देखने को मिलेंगे। डिवीजन में बहुत सारे हमको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो आचार्य शुक्ल का ये यहाँ पे हमको डिवीजन देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने वीर गाथा में, भक्ति में, रीति में, गद्य में अलग अलग चीजों की बात की। गद्य काल भी इसलिए दिया क्योंकि ये वो काल था जहां पे गद्य की शुरुआत हो जाती है, लेकिन यहां जो पद्य लिखा गया वो पद्य कहीं ना कहीं शब्द, जो पुराना जो व्याकरण, पुराना जो शब्दानुशासन था उसको तोड़ के एक नए तरीके में प्रस्तुत होता है, जहां पे वही पुराने जो अलंकार थे, जो पुरानी रीतियां थी, जो पुरानी परंपराएं थी, उनको तोड़ के नया काव्य सृजित होता है। तो सिर्फ गद्य काल लिख देना इसके साथ जस्टिस नहीं होगा। यद्यपि इस काल में, जो जिसको गद्य काल वह कहते हैं, उस काल में कहीं ना कहीं 90% यानी कि 90% गद्य ही लिखे गए, तथापि इसको पद्य काल न लिख देना या सिर्फ गद्य काल लिखना कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा असंभित करता है। आधुनिक काल नाम, एक मिनट, ठीक है, आधुनिक काल जो इसके साथ जो नाम है, माफ कीजिएगा, ये जो आधुनिक काल का जो इसके साथ टैग है ये ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि आधुनिकता में पद्य और गद्य दोनों में हमको नवीनता दिखाई देती है। इनफैक्ट गद्य तो सबसे ज्यादा इसी समय लिखे गए, या आप कह सकते हैं गद्य के जितनी भी विधाएं हैं, उपन्यास हो जाए, कहानी हो जाए, ठीक है, एकांकी हो जाए, नाटक हो जाए, ये सभी इसी मतलब आधुनिक काल में इनकी शुरुआत लिखी जाती है। जब आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखेंगे, उनके नाटकों की बात करेंगे, उनकी पत्रकारिता की बात करेंगे, तो आप मुग्ध हो जाएंगे। नंबर एक, नंबर दो, आपको नई विधाओं के बारे में पता चलेगा। तो आधुनिक काल ज्यादा स्पष्ट नाम लगता है। खैर, बात की जाए उसके बाद की, तो हम आचार्य द्विवेदी पे बात करते हैं। आचार्य द्विवेदी ने पहला काल क्या रखा? आदिकाल रखा, और एकदम स्पष्ट 1000 से 1400। उसके बाद 300 वर्ष का वाला कौन सा लिखा उन्होंने? अगला पूर्व मध्यकाल, उसके बाद अगला उत्तर मध्यकाल, उसके बाद अगला आधुनिक काल उन्होंने लिखा। तो देखिए, ये 1000 से 1400, 1400 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक। वजह एक की जो इसकी बात कर ले तो आदिकाल में उन्होंने कहा हमीर आसो, विद्यापति पदावली और अमीर खुसरो जैसे पद भी बहुतायत में थे। और अमीर खुसरो तो जिसे कहते हैं कि काल परिभाषित करने वाले व्यक्ति थे, और उसमें वीरता तो थी नहीं, तो वीर काल या वीर गाथा काल क्यों नाम लिखना? ठीक है, सेम पदावली के साथ में। विद्यापति की पदावली वो पदावली थी जिसने अवहट्ट को एक भाषा के तौर पर स्थापित कर दिया। तो जब अवहट्ट को एक भाषा के तौर पर स्थापित किया जा रहा है और विद्यापति जैसे व्यक्ति स्थापित कर रहे हैं, और उसमें भी वीरता उतनी ज्यादा नहीं है, बाकी इनके कुछ साहित्य में आपको वीर रस भी दिखेगा, पर इसमें विभिन्न रसों का परिपाक हुआ है। तो सिर्फ वीरता के आधार पे वीर गाथा काल लिखना इनको मतलब इनको खैर बहुत सही लिखा नहीं, और उन्होंने उसे आदिकाल का नाम दिया। और कहीं ना कहीं ये आदिकाल और ये जो आधुनिक काल का जो नामकरण है, ये जो जिसे कहते हैं ना कि फाइनल जो ड्राफ्ट बनता है, उस ड्राफ्ट में ये दोनों नाम जाते हैं। तो कई बार जो शुक्ल जी का नामकरण था उसके विरुद्ध जो आचार्य द्विवेदी का जो नामकरण था उसको लोग कई बार प्रेफर करते हैं। द्विवेदी जी की बात कर लीजिए तो इन्होंने किसकी बात की? जैसे यहां पे जब आचार्य शुक्ल जी युगीन परिस्थितियों की बात कर रहे थे, मैं इसके सामने लिख देता हूं, तो कहीं ना कहीं द्विवेदी जी किसकी बात करते थे? द्विवेदी समग्र चेतना की बात करते थे। जब ये प्रत्यक्ष विशेषताओं की बात करते थे तो ये परोक्ष विशेषताओं को भी बात करते थे। ठीक है, परोक्ष विशेषताओं या परंपराओं की बात करते थे। ठीक है, अगर आप परंपराओं की बात नहीं करेंगे तो आप कबीर को कवि नहीं मान पाएंगे। ये म्लेच्छ वाहिनी की बात करते थे तो ये अलवार नैनार संतों के समय से, अलवार नैनार संतों के समय से भक्तिकालीन के उद्भव की बात करते थे। ये प्रबंध काव्यों को ही देखा तो इन्होंने मुक्तकों को भी शामिल किया, मुक्तकों को भी शामिल किया। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? यहां पे मैं बात कर रहा हूं आचार्य द्विवेदी की, आचार्य द्विवेदी की बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, आचार्य द्विवेदी की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, आचार्य द्विवेदी की बात हो रही है। ठीक है, आचार्य द्विवेदी की बात हो रही है। कहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे
आचार्य द्विवेदी की। और जब आचार्य द्विवेदी की आप बात करेंगे तो इन विशेषताओं को जरूर शामिल करना होगा, इन विशेषताओं को आपको शामिल करना होगा, और उसको इन्होंने शामिल किया आचार्य द्विवेदी ने। तो निश्चित तौर पे हमको ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं दोनों महनीय साहित्यकारों की जो दृष्टि थी वो अलग अलग तरीके से चल रही थी, लेकिन इनका अलग अलग तरीके से चलना भी हमारे काम का था। तभी तो जो इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, उस हिंदी साहित्य के इतिहास को समग्र रूप से हम देख पाए, जहां पे इन सभी विशेषताओं को वहां पे शामिल किया गया, और जो इतिहास लिखा गया वो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो अपने प्रॉपर रूप में आ पाया। ठीक है, प्रॉपर रूप में आ पाया। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की, तो ये आचार्य द्विवेदी का जो काल वर्णन था। उसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की बात की, चारण काल की बात की, भक्ति काल की बात की, रीति काल की बात की, और आधुनिक काल को इन्होंने दिखाया। और देखिए इन्होंने भी विक्रमी संहिता का प्रयोग किया। और फिर वही में बात कि 750 ईस्वी से 1000 से शुरू करते हैं। वजह इसकी क्या है कि कहीं ना कहीं जो सरहपा की बात है, और सरहपा चूंकि जो पाल शासक थे धर्मपाल के समय के कवि माने जाते हैं, और धर्मपाल का शासनकाल हमको पता है कि 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच का है। तो वहीं से इन्होंने कहीं ना कहीं शुरुआत मानी साहित्य की। लेकिन इसके बाद जो ये चारण काल के बाद से जो सारा डिवीजन है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये शुक्ल जी से ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, आचार्य शुक्ल से ज्यादा प्रभावित थे। तो चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल भी इन्होंने बोला। लेकिन जो चारण काल बोला, इस पे हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। चारण काल क्यों बोला? क्योंकि उस समय बहुत से जो साहित्य लिखे गए वे कवित्व के हिसाब से नहीं लिखे गए। ऐसा देखा गया कि चारण और भाटों ने उस समय बहुत सारा साहित्य लिखा। चारण भाट क्या कहलाते हैं? वे लोग जो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करते जाते हैं। ठीक है, जाकी कन्या सुंदर देखी, ताय धरी तलवार, तो इस तरीके के जो उदाहरण है, या 4 बाँस 24 गज अंगुलस प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। भाई इतिहास ये नहीं है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण वीरता का वर्णन है। ये वर्णन एक चारण या भाट ही कर सकता है, जिसको अपने राजा से कुछ चाहिए उसको लिखने के, या तो आश्रय चाहिए या धन चाहिए, उसी आधार पर लिखा जाता है। अब देखिए दरबारी काव्य को भी जब आप देखेंगे ना, तो कई तरीके के, एक ये दरबारी काव्य आपको दिखेगा, एक दरबारी काव्य आपको रीति काल में भी दिखेगा। वो जो दरबारी काव्य है, मतलब एक नहीं, दरबारी काव्य रीति काल में कई तरीके के दिखेंगे। जब आप रीति सिद्ध साहित्य की बात करेंगे तो वहां पे आपको दरबारी काव्य दिखेगा, जहां पे न सिर्फ वो राजा को, दरबारियों को खुश करने के लिए लिख रहे हैं बिहारी, वरना कहीं ना कहीं वो उपदेश भी दे रहे हैं कि भाई देखो तुमको ये तो करना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा। ठीक है, जब वो मधुकर का यानी कि भंवरे का क्या कहते हैं उदाहरण देते, जाको कौन हवाल वाली बात बोलते हैं। ठीक है, या तो जब वो देवर और भाभी के रिलेशन पे तोते और बिल्ली का एग्जाम्पल देते हैं, और वहां पे वो समाज को भी चेतना देने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको अलग तरीके का दरबारी साहित्य दिखेगा। लेकिन जब आप रीतिकालीन वीर और भक्ति और रीति साहित्य की बात करेंगे तो आपको एक अलग तरीके का भी वहां पे वर्णन दिखेगा, जहां पे वो दरबार में होते हुए भी कवि जो हैं वो दरबारी साहित्य नहीं लिखते हैं, वे अलग प्रकार का एक इंडिपेंडेंट साहित्य लिखते हैं, एक स्वतंत्र साहित्य लिखते हैं। तो दरबारी साहित्य या चारण साहित्य के बहुत सी वैरायटी हमको साहित्य में देखने को मिलेगी। तो चारण काल उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि चारण भाटों नहीं, मोस्टली चाहे वो आप परमाल रासो की बात कर लीजिए, ठीक है, जगनिक, या आप पृथ्वीराज रासो की बात कर लीजिए, चंद्रवरदाई, तो ऐसा कहा गया कि कविता लिखने के लिहाज से नहीं, बड़ाई लिखने के लिहाज से साहित्य लिखा गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि साहित्य की अपनी विशेषता है, अपनी युगीन परिस्थितियों के हिसाब से उनकी अलग महत्ता है, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भक्ति काल, रीति काल पे तो मोस्टली कवि जो कवि थे वो समान थे। उसके बाद आधुनिक काल, ये जो 3 काल है, अमूमन इनके नाम को लेकर उतना इशू नहीं है। नाम अगर देखा जाए, नाम को लेकर अगर देखा जाए तो मुद्दा सिर्फ 2 ही के साथ बनता है। एक है आपका आदिकाल, ठीक है, आदिकाल जिसके बहुत सारे नाम, कोई इसको अभी आपने देखा किसी ने इसको चारण काल कहा, ठीक है, किसी ने इसको बीजवपन काल कहा, इस पे हम एक डिफरेंट क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, बीजवपन काल कहा, ठीक है, इस पे किसी ने इसको प्रारंभिक काल कहा, ठीक है, प्रारंभिक काल कहा, किसी ने इसी को वीर गाथा काल कहा, ठीक है। सेम ऐसे ही आप रीतिकाल के बारे में सुनेंगे। अगर रीतिकाल की बात की जाए तो किसी ने इसको अलंकृत काल कहा, ठीक है, किसी ने इसी को दरबारी काल भी कहा, ठीक है, लेकिन इसको उत्तर मध्य काल भी कहा गया,
ठीक है। बहुत सारे अलंकरण आपको विभिन्न कालों के लेके दिखेंगे, लेकिन आदिकाल और रीतिकाल को लेकर अलंकरण आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये था डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था और पूरा नहीं कर पाए थे, मृत्यु हो गई थी इनकी बीच में, लेकिन जितना लिखा वहां पे विशेषताओं को उभारने की कोशिश की थी डॉक्टर वर्मा ने, ठीक है। बात की जाए इसके बाद की तो डॉक्टर नागेंद्र का भी देख लें। डॉक्टर नागेंद्र ने थोड़ा सा डिटेल में लिखा था। इन्होंने आधुनिक काल के जो सब डिविजन्स थे उसकी भी बात की, जो उपखंड थे उनकी भी बात की, ठीक है। इन्होंने आदिकाल नाम दिया, ठीक है, 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, और 7वीं शताब्दी से बताना होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी सरहपा, पुष्पदंत वगैरह के पैरेलल की बात करते थे, ठीक है। फिर अगला भक्ति काल, उसके बाद अगला रीतिकाल और उसके बाद अगला आधुनिक काल। तो इसका मतलब ये जो चारों नाम हैं ये निश्चित तौर पे सर्वमान्य है, और बाद में जो एक समता स्थापित की गई, ठीक है, समता स्थापित की गई, उसमें इन तीनों नामों का प्रयोग आपको दिखेगा। तो आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल देखने को मिलेगा। फिर आधुनिक काल का सब डिविजन पुनर्जागरण काल, ठीक है, जागरण काल, ठीक है, छायावाद काल, ठीक है, छायावादोत्तर काल, और छायावादोत्तर में भी प्रगति प्रयोग काल तथा नवलेखन काल। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पुनर्जागरण काल जो है, पुनर्जागरण काल जो है, ठीक है, पुनर्जागरण काल जो है भारतेंदु काल के समकक्ष प्रतीत होता है। जागरण काल जो है वो द्विवेदी काल के समकक्ष प्रतीत होता है। छायावाद जो है, छायावाद है 1838 से इन्होंने 38 माना है, स्टैंडर्ड में 1936 माना गया है, 1836 माना गया है। फिर छायावादोत्तर में कहीं ना कहीं प्रगतिवाद, ठीक है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ही है, पर इन्होंने प्रगतिवाद, प्रगति प्रयोग को एक ही काल मान लिया 38 से 53, और चूंकि इसके बीच में वो दो बढ़ जाता है। जैसे अगर आप इतिहास देखेंगे तो 36 से 43 और 43 से 51 में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आ जाते हैं। उसके बाद अभी हम देखेंगे, स्टैंडर्ड वाले को भी देखेंगे, उसके बाद वहां पे आपकी नवलेखन वाला काल आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं साठोत्तरी कविताएं दिख जाती हैं। तो दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं, पर कहीं ना कहीं सबसे एग्जैक्ट जो डिवीजन आपको दिखेगा सभी साहित्यकारों में वो डॉक्टर नगेंद्र का दिखेगा। डॉक्टर नगेंद्र के जो विचार हैं साहित्य कालों को लेके वो भी सबसे स्पेशल है। आप देख लीजिए कि सबके जो सती जो निर्धारण है कहीं ना कहीं वो भी काफी स्टैंडर्ड माना जाता है। तो काल का डिवीजन कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो स्टैंडर्ड काल का डिवीजन है वो कहीं ना कहीं हम द्विवेदी जी का लेते हैं, नाम द्विवेदी जी और शुक्ल जी का मिला के लेते हैं, या स्टैंडर्ड तरीके से कहा जाए तो नगेंद्र जी का लेते हैं, ठीक है। तो कहीं नगेंद्र जी के पास एक प्रिविलेज था कि इनके पास शुक्ल जी और द्विवेदी जी का जो काल, जो क्रम विभाजन था वो उनके पास था, उसको उन्होंने फर्दर इन्होंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो सर्वसम्मत जो नामकरण है वो क्या माना जाता है? आदिकाल, ठीक है, आदिकाल के बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल, ठीक है, 750 से 1350। यद्यपि 750 को कई लोग 1000 वाला ही लेके चलते हैं, हम लोग भी इसी के अराउंड लेके चलेंगे। 1350 से 1650, 1650 से 1850, उसके बाद अब तक। अब 1850 के बाद में भारतेंदु युग, जिसको पुनर्जागरण काल कहते हैं, 1850 से 1900। यद्यपि मैं आपको बता दूं कि भारतेंदु युग का जन्म 1850 के अराउंड हुआ था, लेकिन 1886 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनका अगर आप औरा देखें, उन्होंने वे बहुत अच्छे कवि थे, वे बहुत अच्छे नाटककार थे, वे बहुत अच्छे पत्रकार थे, वे बहुत अच्छे एकांकीकार थे, वे बहुत अच्छे उपन्यासकार थे। बहुत सारी चीज़ों को, वो बहुत सारी क्वालिटीज़ को धारण करने वाले वे साहित्यकार थे, और उन्होंने उस युग को बहुत, जिसे कहते हैं ना, बड़े स्तर पर प्रभावित किया। नाटक लिखे, नाटकों में एक्टिंग भी की, पत्र लिखे, और पत्र भी ऐसे लिखे, न्यूज़पेपर्स भी ऐसे निकाले कि उन्होंने इतिहास को बदलने की कोशिश की, एक नया आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। इस वजह से इसका नाम भारतेंदु युग रखा गया। उसके बाद अगला द्विवेदी युग, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं थे, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और एक साहित्यकार के तौर पे कम, लेकिन एक पत्रकार और एक युग को नई दिशा देने के तौर पे बहुत जाना जाता है। इनके काल में जो रीतिकालीन जो साहित्य चला रहा था उसको साइड रख के नया शब्दानुशासन, नई वैयक्तिकता, तमाम चीजों पे स्वच्छंदतावाद, अनुशासन, दोनों बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं। उसके बाद हमें छायावाद युग मिलता है 1836 तक, जहाँ पे हमें वैयक्तिकता, प्रकृति का चरित्र चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। स्वच्छंदता भी हमको देखने को मिलती है। इसी स्वच्छंदता को लेके शुक्ल जी के अलग विचार हैं, नगेंद्र के अलग विचार हैं, नामवर सिंह के अलग विचार हैं, उस पर हम जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से बात करेंगे। छायावाद के बाद आपको यहाँ पर प्रगतिवाद दिखेगा, प्रगति के बाद आपको यहाँ पर प्रयोगवाद दिखेगा, प्रयोगवाद के बाद आपको नई कविता, नवलेखन 1951 से 60 दिखेगा, और इसके बाद आपको कहीं ना कहीं साठोत्तरी कविता जो यहाँ पे दिख नहीं पा रही है, 1960 के आगे से आपको कहीं ना कहीं साठोत्तरी कविता जो है ये इसका आपको दिखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद तो बहुत सारे अलग छोटे मोटे डिवीजन अपने हिसाब से लोगों ने कर लिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो ये है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल के भी जो डिवीजन है वो ये हैं। ये काव्य की बात है,
गद्य का जो विभाजन है उस पर भी हम लोग कभी बात करेंगे, और विभाजन पे बात करते समय हम लोग मोस्टली, क्योंकि गद्य जो आया है वो यहाँ से ही शुरू हुआ है, इसलिए गद्य को बाद में बात की जाती है। किसी अन्य कक्षा में हम गद्य में जो विभिन्न, चाहे नाटक की बात हो, चाहे उपन्यासों की बात हो, चाहे कहानियों की बात हो, उसके जो विभाजन है उसको कभी हम लोग डिटेल से आराम से कवर करेंगे। ठीक है, बात की जाए उसके आगे की, तो ये एक कुछ समरी है जिसको मैं यहां पे पढ़ लेता हूं कि आधुनिक काल में शताब्दियों की जगह दशकों में कालखंडों को विभाजित किया जाने लगा। ये बहुत खास बात है। आप देखेंगे वहां 403 साल का एक काल है, यहां पे छोटे छोटे 10 साल, 15 साल, 8 साल तक के, 5 साल तक के डिवीजन है। ये क्यों डिवीजन? ये डिवीजन इसलिए है क्योंकि वजह क्या कि प्रकाशन की सुविधा बढ़ी, ये बहुत सुलभ हो गई, पत्रकारिता का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, साहित्यकारों को लेखन के क्षेत्र में अनेक सुविधाओं का मिलना और राजनीतिक स्तर पे भी परिवर्तन शीघ्र शीघ्र होना, इसका असर साहित्य पर पड़ने लगा। ठीक है, क्योंकि डिटेल थी आसाम से, तो आपको लगा कि अरे ये 8 साल में तो साहित्य अलग तरीके से लिखा जाने लगा, इसका नामकरण बदल देते हैं। अरे 7 साल में तो साहित्य अलग तरीके से लिखा जाने लगा, इसका नाम बदल देते हैं। ये थ्रू आउट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए 1950 के बाद से, देखिए 50 के बाद 1900, 1900 से 1918, मतलब 50 साल का डिवीजन, फिर 18 साल का डिवीजन, फिर आपको 8 साल का डिवीजन, फिर ऐसे डिवीजन छोटे होते दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि साहित्य और साहित्य से जुड़ी जानकारी इतनी ज्यादा मिलने लगी कि लोगों को एकदम स्पष्ट तरीके से पता चलने लगा, क्लियर होने लगा कि अब साहित्य बदल रहा है, इसका नामकरण अलग किया जा सकता है। वही आपको प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छायावाद में दिखेगा भी। ठीक है, खैर बात की जाए उसके बाद की, तो स्टडी आईक्यू में जो हमारे P2I फाउंडेशन बैच है, ठीक है, जो बैच हमारा P2I का नया बैच है जिसकी एडमिशन की अंतिम तिथि 20 मई है, यानी कि 20 मई अंतिम दिन है इस कोर्स में एडमिशन लेने का। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान रखिएगा कि हमारे P2I बैचेस लगातार आते रहते हैं। जो हमारा बैच 8 है, यहां पे आपको जो दिख रहा है, जो 2025 का बैच है, जो टारगेटेड है 2025 को लेके, अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं तो मात्र 27,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बाइलिंगुअल बैचेस भी इसमें आपको आप जाके देख सकते हैं, studiiq.com विजिट करके राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो वहां पे आपको बाइलिंगुअल बैचेस यानी कि इंग्लिश बैचेस भी दिखेंगे, आपको वहां पे इंग्लिश बैच भी दिखेगा और आपको P2I फाउंडेशन हिंदी बैच भी दिखेगा। तो आपको जिस बैच में आपको एडमिशन लेना है, आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम छूट मिलेगी, क्योंकि ये 70,000 का बैच है, मात्र 27,999 में मिल रहा है विद बुक। 18 किताबों के सेट जो है ना, जितने भी प्रीलिम्स मेंस परीक्षा की सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनका सेट आपके घर पहुंच जाएगा। खास बात और क्या है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी, नंबर 1। दूसरी बात, प्रीलिम्स स्पेसिफिक एक प्रोग्राम होता है सक्सेस इन प्रीलिम्स, वो प्रोग्राम आपको डिटेल में कराया जाएगा, जहां पे पूरा जो आपने भी पढ़ा था, जो भी आपने आराम से पढ़ा, उसको प्रीलिम्स फोकस तरीके से वापस से पूरा जीएस पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर्स भी उसमें इंक्लूडेड होगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो हमारा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि MRP प्रोग्राम है, जिसमें आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको बाकायदा दिल्ली में रहने, खाने, पढ़ने, पढ़ाने, फोकस तरीके से तैयारी कराने, लाइब्रेरी, हर चीज की सुविधा आपको फ्री में मिलेगी, इसी में ही इंक्लूडेड है। साथ में अगर आपका मुख्य परीक्षा निकल जाता है तो आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, IGP जिसे कहते हैं। साथ में जो स्टैंडर्ड हमारे साथ जुड़े जो लोग हैं, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, इनके द्वारा आपको बाकायदा आपके इंटरव्यू को और फोकस तरीके से कराने की प्रयास की जाएगी। मॉक इंटरव्यूज तो खैर होते ही हैं। खास में जो हमारे मेंटोर टीम है, जो 1 साल से आपको एनालाइज कर रही होगी, आपके प्रोफाइल के आधार पे बाकायदा क्वालिटी दर क्वालिटी आपके सब डेफ को एनालाइज करके उससे जुड़े प्रश्न देगी। बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, इतना तो तय है कि उससे बाहर के प्रश्न अमूमन नहीं आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न भी, डेफ एनालिसिस भी, हर चीज आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। तो डिले मत कीजिए, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हमारे इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, एडमिशन 20 मई को खत्म हो रहा है। बात की जाए तो वापस से हिंदी साहित्य की, कि 31 मई से कक्षाएं शुरू हो रही हैं। 27 मई डेट थी, बढ़ा दिया गया 31 मई, क्योंकि बहुत ज्यादा मांग और बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड थी। तो 31 मई से हमारा बैच शुरू है वैकल्पिक विषय 2025 के लिए। विकास लाइव का कोड का प्रयोग करेंगे तो मात्र 15,999 में ये कोर्स आपको मुफ्त में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप studiiq.com विजिट करते रहिए, अक्सर उसमें कोई ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि छूट चलती रहती है, कई बार मंथ एंड चलती है, कभी किसी त्योहार को लेकर चलती है या किसी और विशेष को लेकर। तो studiiq.com विजिट करते रहिए, आदत बना लीजिए। जो कोर्स से आपको एडमिशन लेना है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके जरूर लें। आप किताबों को खरीदने में भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य के लिए बता दूं, 31 मई कक्षाएं शुरू हुई। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने डिटेल में बता दिया कि क्या क्या उसके फीचर्स रहेंगे। ठीक है, बाकी बात की जाए तो मेरा टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहें तो ये स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल विकास करके है, स्कैन करके जुड़ जाइए, उसमें अपडेट देता रहूंगा, उसमें मैटर भी देता रहूंगा। बाकी स्टडी IQ लगातार देखते रहिए, इस प्लेलिस्ट पे बने रहिए, प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस को भी देखिए, इस पे और वीडियोस आते रहेंगे।
स्टडी IQ IAS हिंदी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।